स्टूडेंट्स, अभी हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें हमने क्या पकड़ा है कि एक देख सकते हैं आप क्लियरली कि ये रिंग है और रिंग के दो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पे ये देख सकते हैं आप, ये रिंग पकड़ा है हमने, एक सर्कुलर रिंग है और उसके दो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे हमने एक थ्रेड टाई किया है। और ये थ्रेड कैसा है तो देखिए ये लूज़ है, इधर उधर मूव हो सकता है, ये एकदम लूज़ थ्रेड है। अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो रिंग है इसको एक सोप सॉल्यूशन बनाया है। ये मग दिख रहा है आपको, इस मग के अंदर सोप सॉल्यूशन है। सोप सॉल्यूशन या आप एक शैम्पू का पाउच भी ले सकते हैं और उसका भी एक सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब हम इस रिंग को, जिसको एक लूज थ्रेड टाई किया है, इसको इस सोप सॉल्यूशन में इमर्स कर देंगे या डुबा देंगे। अभी देखिए तो डुबा दिया और बाहर निकाल लिया है। तो जैसे मैंने सोप सॉल्यूशन से एक रिंग को बाहर निकाला तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिंग है, इस रिंग के ऊपर एक सोप का फिल्म बना हुआ है, यानी सोप फिल्म इस फॉर्म। और उस सोप फिल्म पे आप देखिए क्लियरली दिखाई दे रहा है, सोप फिल्म पे ये जो थ्रेड है ये एकदम लूजली आ गया है थ्रेड। ठीक है, देख सकते हैं आप। हाँ, फिर से मैं कर रहा हूँ, फिर से देखिए ये सोप फिल्म तैयार हो गई है, क्लियरली दिखाई दे रहा है और सोप फिल्म के ऊपर ये थ्रेड लूज कंडीशन में है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो साइड क्लियरली डिवाइड हो चुके हैं। थ्रेड ने सोप फिल्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई एक साइड पे इस फिल्म को ब्रेक करता हूँ। तो अब देखिए, मैं आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें एक साइड, इस साइड से मैं इस फिल्म को ब्रेक करता हूँ, टैप कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या वो थ्रेड के तरफ ऑब्जर्व कीजिए क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप। देखिए जैसे मैंने इस साइड से इस फिल्म को ब्रेक किया तो उस साइड का जो फिल्म था, उस साइड का जो फिल्म में ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड ने कैसा शेप एज्यूम कर लिया। देखिए ऐसा आ गया थ्रेड, टाइट हो गया थ्रेड यहाँ पे। और अब वो फिल्म बची है, देखिए आपको क्लियरली दिखाई दे रहा। फिर से एक बार करते, फिर से देखिए सो फिल्म फॉर्म हो गई पूरी। अब इस साइड फिर से मैं टैप करता हूँ, देखिए टैप करने से तो ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड देखिए जो लूज था वो टाइट हो गया। और ये इस एक साइड में पियर्स करने के पहले जो फिल्म था वो आधा आधा था। जैसे ही फिल्म को पियर्स किया, यहाँ पे टच कर दिया, ब्रेक किया मैंने, तो उस साइड जो फिल्म फॉर्म हुआ था आधा था, अब वो आधा भी नहीं बचा है, फिल्म बहुत कम बचा है। ये थ्रेड देखो कैसे कंडीशन में आ गया, थ्रेड एकदम टाइट कंडीशन में आ गया है। तो जो फिल्म था, वो फिल्म का जो ओरिजिनल एरिया था, अब वो एरिया वो रिड्यूस हो गया है और एकदम से आप देख रहे एक ये फिल्म का थोड़ा सा ही एरिया बचा है। फिर से देखते, आप क्लियरली देखिए ये पूरी फिल्म तैयार है। यहाँ पे ये आधा आधा, इधर इधर थ्रेड के उस साइड में भी आधी फिल्म है, इधर भी आधी फिल्म है। अब मैं यहाँ पे पियर्स कर रहा हूँ, देखिए फिल्म कितनी फॉर्म हो गई उस साइड, अब थोड़ी सी फिल्म बची है। यानी जैसे एक साइड पियर्स किया तो जो फिल्म बची है उसका एरिया अब क्या हो गया है, कम हो गया है। पहले उस साइड थ्रेड के इस साइड में फिल्म का एरिया करीब करीब आधा था, अब आधे से बहुत कम हो गया है, यानी एरिया क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, अब एक दूसरी एक्टिविटी देखते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। अब ये स्टील ग्लास है, आप देख लीजिए खाली है पूरा। ठीक है, अब मैं फिर से इसको तो आप देख लीजिए क्लियरली, ये जो माउथ है, माउथ के ऊपर भी एक फिल्म आ चुका है, ये सोप फिल्म बन चुका है। बाकी ग्लास के अंदर पानी नहीं है, पूरा खाली है, बट आप देख सकते हैं ये दिखाई देगा, ये जो सामने है यहाँ पे पूरी सोप फिल्म बन के तैयार है। ये देखिए ये सोप फिल्म है यहाँ पे। अब इसी को आप क्या कीजिएगा, अगर आप जब लैब में जाएंगे तो इंस्टेड ऑफ दिस ग्लास आप एक फनेल लीजिए और फनेल के ये जो लार्जर एरिया रहता है, कोन जो बनता है फनेल का लार्जर एरिया बनता है, तो वहाँ पे एक सामने में एक फिल्म बनेगी
और उसका जो श्रिंक होता हुआ पार्ट गया है पीछे में फनेल का, तो ये वो फिल्म वहाँ पे बनेगी, सामने में बनेगी, यहाँ पे सामने बनेगी, और जो ऐसा श्रिंक किया हुआ पार्ट रहेगा, श्रिंक रहेगा फनेल में, तो उधर वो मूवमेंट करते जाएगा फिल्म। यानी फिल्म लार्जर एरिया से मूव बन के कहाँ चला जाएगा, तो जो शॉर्टर एरिया है जहाँ पे फनेल का एरिया कम होता है उस साइड में वो फिल्म मूव होते जाएगा। यानी वहाँ पे भी पता चलेगा अपने को कि ये जो यहाँ पे अभी ये फिल्म बनी है, ये क्लियरली आपको कलर दिखाई दे रहे हैं। अभी ये कलर किसके वजह से दिखाई दे रहे थे? ड्यू टू द फिल्म। ये फिल्म फॉर्म हो चुकी है वहाँ पे, एक पतली लेयर है, पतली लेयर है, लिक्विड की पूरी पतली लेयर है, वो ऊपर में फॉर्म हो चुकी है, उसके वजह से आपको ये कलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो फिल्म फॉर्म हो गई है, ये फिल्म पीछे पीछे चली जाती है। दिस इज अ फनेल एंड दिस इज अ बीकर विद सोप सॉल्यूशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिप this funnel inside this soap solution, then see what happens. You will observe that a soap film is formed and it is going inside the funnel. Inside the funnel. See again. See, the soap film is going inside the funnel. Again, we will see. See. Yes, sir. That soap film is going inside the funnel. This free surface of the liquid tries to minimize its surface area. Hence, that film goes inside the funnel to minimize its surface area. And this is due to the property of surface tension. कि आपने एक ब्रश लिया, पेंटिंग करते या पेपर के ऊपर पेंटिंग करते, तो स्मॉल ब्रश भी ले लिया, और उस ब्रश को अगर आपने ये कंटेनर लिया है और इसमें पानी लिए, वाटर है, तो उस ब्रश को अगर यहाँ से इसे डुबा देंगे, ब्रश को डुबा दिया आपने, तो ये जो हेयर्स है ना, ब्रश के जो हेयर्स है, तो जैसे वो पानी में जाएंगे तो वो सेपरेट हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, और उस ब्रश को जैसे ही आप पानी के बाहर निकालोगे तो दैट हेयर्स क्लिंग टुगेदर, वो चिपक जाते हैं। यानी जैसे वो पानी में डुबा दिया ब्रश को, तो वो हेयर्स क्या हो गए? सेपरेट हो गए, ऐसे डाइवर्ज हो गए, और जैसे ही ऊपर निकाला तो फिर से क्लिंग हो गए। पहला एग्जाम्पल हो गया। यानी जैसे वो ब्रश को ऊपर निकाला तो वो क्लिंग हो गए, मतलब पानी कम बचा है वहाँ पे, तो कम बचा है पानी, तो उस पानी ने क्या कर लिया? उस हेयर्स को पास पास ला लिया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने अगर एक नीडल लिया और उसको इस वाटर के सरफेस के ऊपर, तो ये जो टॉप वाला ये कंटेनर है, और कंटेनर में हम अभी पकड़ रहे हैं कि पूरा पानी भरा हुआ है फुल, और तो ये जो टॉप सरफेस है ना, तो ये टॉप तक के पानी भरा हुआ है। अब इस टॉप सरफेस में आपने एक नीडल रख दिया उसके ऊपर, टॉप सरफेस के ऊपर। यू हैव टू प्लेस दैट नीडल जेंटली, एकदम हल्के से, या आप एक न्यूज़पेपर का ले सकते हैं या ब्लॉटिंग पेपर ले सकते हैं, उसके ऊपर नीडल रख दीजिए, और फिर उस ब्लॉटिंग पेपर या न्यूज़पेपर को हल्के से ऐसे रख दीजिए, तो वो न्यूज़पेपर डूब जाएगा पानी में, बट दैट नीडल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब नीडल किससे बना हुआ है? स्टील से बना हुआ है। स्टील की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के मुकाबले करीब करीब 8 टाइम्स ज़्यादा है, तो वो नीडल तो डूबना चाहिए था पानी के अंदर, बट फिर भी दैट नीडल, ये जो नीडल है, इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तीसरा एग्जाम्पल लेते कि मर्क्यूरी ड्रॉप, अगर आप लैब में जाएंगे, प्रैक्टिकल लैब में, तो आपके लैब में वो मर्क्यूरी है रखा हुआ, तो मर्क्यूरी के बारे में अपने को पता है कि इट इज़ ओनली मेटल, है ना, मेटल है, मर्क्यूरी इज मेटल, बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मर्क्यूरी अगर आप लेंगे और उसको यहाँ ऊपर से ऐसे टॉप से गिरा देंगे ऐसे नीचे में, तो मर्क्यूरी तो लिक्विड है कंटिन्यू, बट जैसे आप उसे गिरा दोगे फ्लोर के ऊपर, तो फ्लोर के ऊपर ऐसे अलग अलग वो ड्रॉप बना देता है, सेपरेट, दूर दूर, यानी स्पेरिकल ड्रॉपलेट्स बनते हैं उसके।
पहले तो लिक्विड कंटिन्यूसली है, और जैसे फ्लोर के ऊपर आप गिराओगे उसे तो वो स्प्रेड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये ड्रॉपलेट की बात हुई, तो ये अभी सर्दी का जब सीजन आएगा तो सर्दी के सीजन में आप देखते हैं मॉर्निंग में पूरा ड्यू पसरा हुआ रहता है, ये ग्रास के ऊपर, लीव्स के ऊपर। तो जो हर ड्यू रहता है जो फैला हुआ है, तो हर जो बूंद रहता है, ड्रॉप रहता है, उसका जो शेप देखोगे आप तो इट इज़, जो शेप रहेगा, ड्रॉप जो रहेगा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मान के चलिए ये ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है या ड्यू ड्रॉप है, तो इस वाटर ड्रॉप का जो शेप है ये कैसा है, तो इट इज स्पीयर, स्पेरिकल शेप है। अब ये जो ड्यू है या रेन ड्रॉप्स, बारिश होती है तो जो रेनफॉल होता है वो भी इस जो ड्रॉप्स आते हैं वो भी स्पीयर आते हैं, सिलेंडर क्यों नहीं आते, है कि नहीं, क्यूबॉइड क्यों नहीं आते। तो आउट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल शेप्स दिस स्पीयर हैज, जो स्पेरिकल शेप है, दिस स्पीयर हैज क्या है उसकी प्रॉपर्टी, तो इट हैज लीस्ट सरफेस एरिया। स्पीयर का सरफेस एरिया सबसे कम है। फिर और एक एग्जांपल ले लेते। आपने लैब में, फनेल है, केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो क्या करना है, सोप सॉल्यूशन बनाना है। सोप सॉल्यूशन बना के उस फनेल को डिप करना है सोप सॉल्यूशन में और ऐसे बाहर निकाल देना है फनेल को। तो देखिए, यानी ये फनेल है, बराबर। अब इसको आपने डिप किए, ये पार्ट, माउथ का पार्ट, ऐसे 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 करके सोप सॉल्यूशन में डिबा दिया और बाहर निकाले। बाहर निकालते बराबर जो सोप फिल्म है, तो सोप फिल्म यहाँ पे फॉर्म होती है माउथ पे, ऐसे सोप फिल्म तैयार होगी। और वो सोप फिल्म ऐसे माउथ पे तैयार हो गई तो उसका सरफेस एरिया, माउथ का सरफेस एरिया बड़ा है, ज़्यादा है, तो बड़ी फिल्म तैयार हो गई है। और जैसे ही वो सोप फिल्म फॉर्म होती है, तुरंत बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो जो सोप फिल्म है इस साइड ऐसे अंदर के तरफ मूव होते जाती है, चलती जाती है ऐसे मूव होते हुए। अब अंदर के तरफ मूव होती जा रही है, मतलब अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे उस सोप फिल्म तो उसका जो सरफेस एरिया है, इस एरिया और इस एरिया को कंपेयर करो तो यानी खुद ही सोप फिल्म क्या होती जा रही है, छोटी छोटी होती जा रही है। यानी खुद का जो बड़ा एरिया है उसको क्या कर रही है सोप फिल्म, कम कम कर रही है। ये अपना एरिया क्या करती जा रही है, रिड्यूस करती जा रही है सोप फिल्म। और एक एग्जांपल देखेंगे। मान के चलिए अगर आपने एक रिंग ले लिया, ऐसे सर्कुलर रिंग ले लिया और उसके ऊपर आपने ऐसे थ्रेड टाई कर लिया, लूज थ्रेड, लूज टाई करना है। कॉल दिस थ्रेड एज ए बी, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे। नाउ यू डिप दिस रिंग विथ दिस थ्रेड इन सोप सॉल्यूशन एंड देन टेक आउट फ्रॉम। फिर आप देखोगे कि इस रिंग के ऊपर फिर से आपको नजर आएगी कि एक सोप फिल्म तैयार हो चुकी है, एक सोप फिल्म बन गई है। नाउ आप अब क्या करोगे, कोई भी ये टॉप वाला या बॉटम वाला पोर्शन एक जगह पे पियर्स कर दो, ऐसे उंगली लगा दो इधर में ऐसे, तो क्या होते जाएगा, उस साइड की जो फिल्म है वो ब्रेक हो जाएगी और फिर जो नया शेप नजर आएगा आपको सोप फिल्म का तो वो ऐसे आएगा। ये आपका रिंग हो गया और ऐसी जो थ्रेड का कंडीशन जो लूज था, आपने यहाँ पे पियर्स किया तो वो जो लूज थ्रेड था वो अब टाइट बन गया है यहाँ पे और ये ऐसे आ गया है, थ्रेड टाइट बन के ऐसे आ गया। और अब जो फिल्म इस साइड पियर्स किया था तो इस साइड का जो ऊपर का जो फिल्म है वो ब्रेक हो गया। अब बचा कौन सा फिल्म, इधर का डाउन वाला, तो यहाँ पे ही सिर्फ आपकी फिल्म बची है। यानी पहले क्या हुआ होगा, पहले ये जो थ्रेड है, थ्रेड को ये जो सोप फिल्म तैयार हुई उसने ऊपर से भी खींचा है और नीचे से भी खींचा है, तो फोर्सेस क्या हो गए, बैलेंस हो गए, बराबर। बट जैसे ही आपने ऊपर की फिल्म को ब्रेक कर दिया तो अब फिल्म तो ऊपर बची नहीं,
फिल्म कहाँ बची, डाउनवर्ड ही बची। तो डाउनवर्ड फिल्म जो बची उसने क्या कर दिया, उसने ये जो थ्रेड है इसके ऊपर फोर्स लगाया, और उस फिल्म ने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो उसके कारण ये थ्रेड खींचा गया। बट कहाँ तक के खींचेगा, थ्रेड की जितनी लेंथ होगी उतना ही खींचेगा, इसलिए ये थ्रेड नीचे आ गया। और अब ये जो फिल्म का एरिया है एक्चुअली कितना होना चाहिए था, देखा जाए तो अगर ये थ्रेड अगर ऐसे 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 रहता तो इतना यहाँ से लेके तो ऐसे नीचे तक के एरिया होना चाहिए था, बट उतना नहीं है, एरिया उससे भी क्या हो गया है, कम हो गया है। यानी फिल्म का एरिया क्या हो गया है, कम हो गया है। ये जितने भी एग्जाम्पल्स अभी हमने देखे तो उससे क्या पता चलता है कि ये फिल्म है यानी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, ये जो टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड है, ये देखिए ना, निडल भी फ्लोट हो रहा है। अगर आप ब्लेड लोगे तो ब्लेड भी फ्लोट होता है वाटर सरफेस के ऊपर, बट कैसे, अगर उसको आप फ्लैट रखोगे तो, बट जैसे आपने उसको ऐसे वर्टिकली अगर छोड़ दिया तो उसे नीचे चले जाएगा। तो ये जो नेल है या नीडल है ये क्यों फ्लोट हो रहा है वाटर सरफेस के ऊपर, है ना। भले उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है नीडल की तो सिंक होना चाहिए था, बट नहीं, फिर भी फ्लोट हो रहा है। यहाँ पे देखिए हमने ये मर्क्यूरी का जो एग्जाम्पल देखा हमने, तो मर्क्यूरी के ड्रॉप्स जैसे नीचे आए तो स्फेरिकल बन गए, मतलब उन्होंने अपना जो एरिया है उस एरिया को क्या कर दिया, कम कर दिया। क्योंकि आउट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल शेप, जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप आपके पास है उसमें से ये जो स्फीयर है उसका जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़े उससे एक कंक्लूजन दिमाग में आता है कि कोई भी ये जैसे टॉप सरफेस, अभी ये पूरे चैप्टर के अंदर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा डील ये टॉप सरफेस और ये ड्रॉप से करना है। तो ये जो टॉप सरफेस है यानी जो बकेट के अंदर पानी भर दिया और बकेट के ऊपर यानी ऊपर का भाग, पानी के ऊपर का भाग जो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस। या लेक में पानी जमा हुआ है तो पानी विच इज़ ओपन टू द एयर, तो ऑल दीज आर द फ्री सरफेसेस ऑफ वाटर। यानी ये क्या है, तो दिस इज ऊपर का जो है उसको हम कहेंगे इट इज फ्री सरफेस। तो ये वाटर लिया यानी लिक्विड, तो कोई भी अगर जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, ये फिल्म भी फॉर्म हुई है तो ये भी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, तो कोई भी जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है वो क्या कर रहा है, उसकी टेंडेंसी क्या है, वो स्ट्रेच कंडीशन में है ऐसे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्म वो अपना एरिया रिड्यूस कर रहा है, यहाँ पे भी अपना एरिया रिड्यूस कर रहा है, ये स्पेरिकल ड्रॉप तैयार हो रहा है, मतलब वहाँ पे भी एरिया क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो कोई भी फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड ट्राइज टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया, अपना जो सरफेस एरिया है उसको कम करने की कोशिश करता है। अब कम कैसे होगा, सरफेस एरिया कम होगा, मतलब ये पूरा जो लिक्विड है ये तो मॉलिक्यूल से भरा हुआ है, बराबर। अगर उसको अपना सरफेस एरिया कम करना है तो मॉलिक्यूल का जो नंबर है वो भी कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। सो एवरी फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड ट्राइज टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया, ट्राइज टू मिनिमाइज सरफेस एरिया, दैट इज इट ट्राइज टू रिड्यूस और मिनिमाइज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन इट्स सरफेस। और वो रिड्यूस करने के चक्कर में क्या हो रहा है, वो ऐसे स्ट्रेच कंडीशन में आ रहा है, यानी जो फ्री सरफेस है वो स्ट्रेच होते जा रहा है, ऐसे खींचा हुआ लग रहा है वो। तो दैट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, एवरी फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। In doing so, it behaves like a stretch elastic membrane। ऐसा करते हुए वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। एंड दैट मेम्ब्रेन अंडर टेंशन, क्यों टेंशन में, क्योंकि नीडल फ्लोट हो रहा है। अगर ये फ्री सरफेस टेंशन में नहीं रहता तो नीडल फ्लोट हुआ रहता क्या, वो तो सीधा सिंक हो गया रहता। सो दैट फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। In doing so, it behaves like stretch elastic membrane, and that stretch elastic membrane under tension gives rise to the phenomena of surface tension। यानी उसी को कहा जाता है सरफेस टेंशन। तो ये जो फ्री सरफेस है तो ये हमेशा इसकी जो प्रॉपर्टी शो करता है वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी शो करता है।
हम देखते हैं कि जो वाटर स्पाइडर्स रहते हैं, जैसे आपने ये अभी पानी के ऊपर चलने वाले कीड़े देखे होंगे, है ना, जिनके लेग्स बड़े बड़े रहते हैं, तो दैट वाटर स्पाइडर्स आर एबल टू वॉक फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये हमने देख चुके हैं, है ना। ये अगर आप पानी कोई रुका हुआ है, वाटर सरफेस है, और तो उसमें आप देखेंगे कि दैट इंसेक्ट्स आर एबल टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं अभी हमने देखे, तो वो क्या शो कर रहे हैं आपको कि जो फ्री सरफेस ऑफ वाटर है वो हमेशा स्ट्रेच कंडीशन में रहता है, और अपना जो एरिया है उस एरिया को वो कम करने की कोशिश करता है। इट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, एंड इन डूइंग सो it behaves like a stretch membrane, stretch elastic membrane, and that stretch elastic membrane gives rise to the phenomena of surface tension। अभी अपने को पता है कि जो मैटर है that exist in 3 states, that is solids, liquids and gases। तो ये जो solids, liquids और gases किससे बने हुए हैं? वो मॉलिक्यूल से ही बने हुए हैं, बराबर। तो मॉलिक्यूल्स जब पास पास में आते हैं, नज़दीक आते हैं, और तब जाके वो ये जो डिफरेंट फेजेस है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, उनका फॉर्म ले पाते हैं, बराबर। तो जो मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर अगर फोर्सेस नहीं रहेंगे तो ये सॉलिड, लिक्विड या गैस नहीं बन पाएगा। सो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है वो बहुत ही आप मान के चलिए शॉर्ट रेंज है, बहुत कम डिस्टेंस पे वो इफेक्टिव है। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो वो जो फोर्स है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो इफेक्टिव नहीं रहता। तो वो कितने डिस्टेंस तक के इफेक्टिव है? इट इज़ अप टू द 10 to the power -9 मीटर, 10 to the power -9 मीटर तक के ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव है। अब ये जो फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दैट 2 पार्ट्स आर कोहेसिव फोर्सेस एंड एडेसिव फोर्सेस। तो ये कोहेसिव फोर्सेस यानी किसे कहेंगे? कोहेसिव फोर्स किसे कहेंगे? तो दिस इज अगेन ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट किसके बीच का? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे आप, बट दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे लेंगे? दोनों मॉलिक्यूल्स लेंगे सेम सब्सटेंस के। एक ही टाइप का सब्सटेंस है, कॉपर कॉपर, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, है ना, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। तो उसको कहा जाएगा कोहेसिव फोर्स। सो कोहेसिव फोर्स यानी क्या? इट इज द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। फिर दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, दैट इज एडेसिव फोर्स। तो एडेसिव फोर्स यानी क्या? फिर से यहां पे भी वैसे ही कंडीशन लेंगे, हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, बट 2 मॉलिक्यूल्स कैसे लेंगे? अलग अलग सब्सटेंस के, डिफरेंट सब्सटेंस के। एडेसिव अलग अलग ऐसे समझना है, कोहेसिव कॉमन सेम ऐसे समझना है। तो आप 2 मॉलिक्यूल्स पकड़ेंगे, बट दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे? डिफरेंट सब्सटेंस पकड़ा आपने, अलग अलग सब्सटेंस के। फिर इन दोनों के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज एडेसिव फोर्स। उसको कहा जाएगा एडेसिव फोर्स। तो ये कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स, इसके अगर एग्जाम्पल्स अपने को देखने हैं तो पहले देखते हैं हम ये कोहेसिव फोर्स का एग्जाम्पल। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल लिया आपने, उसके बाजू में दूसरा ड्रॉप रख दीजिए, वाटर का मॉलिक्यूल, दोनों चिपक जाते हैं। ऐसे तीसरा ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप, तो ये पूरा लिक्विड बन जाता है। ये सॉलिड भी बना हुआ है, तो क्या है, एक ही मटेरियल है ये। इस मटेरियल के
जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास में है, बराबर। देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी को हमने क्या कहा है, दैट इज कोहेसिव फोर्स। सेम सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस के तो ये। या फिर वो कोहेसिव फोर्स समझने के लिए आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं घर में। क्या कीजिए, 2 पेपर ले लीजिए, 2 पेपर मतलब A4 साइज का जो वाइट पेपर आता है वो 2 पेपर ले लेंगे और सीधा उसको ऐसे पकड़ेंगे वर्टिकली, ठीक है। अब ऐसे पकड़ेंगे तो वो चिपकेंगे ही नहीं। बट अब क्या कीजिए, बकेट में पानी ले लीजिए और दोनों पेपर को ऐसे सीधे बकेट में डुबा दीजिए, ठीक है। दोनों पेपर को बकेट में डुबा दिए, ऐसे बाहर निकालिए और थोड़ा थोड़ा ऐसे पास में आए, वो वर्टिकली रहेंगे, प्लेट समान ही रहेंगे। और फिर क्या कीजिए, दूसरे पर्सन को बोलिए कि जो नीचे का दोनों का पोर्शन है वो प्रेस करे ऐसे। वो ऐसे ही जैसे प्रेस कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये दोनों पेपर ऊपर तक के आप देखेंगे प्रेस अपने आप प्रेस करते हुए आते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। अब पहले तो चिपक नहीं रहे थे, बट अब कैसे चिपक गए, क्या रीज़न हुआ? क्योंकि इसको भी आपने गीला किया है, इसी पेपर को गीला किया है। दोनों में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल से। और जैसे वाटर मॉलिक्यूल को आपने पास में लाया तो सारे वाटर मॉलिक्यूल चिपकते हुए ऊपर चले गए। यानी वाटर और वाटर के बीच में जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। अब आते हैं एग्जाम्पल, हम देखते हैं एडेसिव फोर्स का। तो ये आपके सामने है एडेसिव फोर्स का एग्जाम्पल। ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, अलग मटेरियल है, और ये ब्लैक इंक है। इंक ने इसके ऊपर लिख दिया, ये लिखा है, वर्ड्स दिखाई दे रहे, मतलब इंक उसको चिपक गया है बोर्ड को। तो इंक दूसरा मटेरियल हो गया, बोर्ड दूसरा मटेरियल, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप लिखते हो पेन से इंक और पेपर, तो इंक चिपक जाता है पेपर के ऊपर। क्यों चिपका? इंक इज अलग मटेरियल और पेपर अलग मटेरियल है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज एडेसिव फोर्स। अब इसके बाद आगे देखते हैं। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इस रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को आर कहेंगे हम। तो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या है? तो इसके पहले जो हमने देखे एडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस। एडेसिव का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, और कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। तो ये जो एडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस है ये कहाँ तक के इफेक्टिव है ना? तो अगर मान के चलिए 2 मॉलिक्यूल्स लिए हमने, चाहे वो सेम सब्सटेंस के रहे या डिफरेंट सब्सटेंस के, अब यहाँ पे उनका रोल खत्म हो गया। ये 2 मॉलिक्यूल को इतना दूर रखेंगे, जो आपको ये स्पेसिंग दिख रहा है, इसका ये सेंटर हो गया और इसके इतने दूर रखेंगे, तो क्या उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? फिर हमने बाद में सेकंड स्टेप में क्या कर दिए, डिस्टेंस और कम कर दिया, तो यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। अब और कम कर दिया, तो एकदम कम कर दिया यहाँ पे। तो इन दिस केस हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस 2 मॉलिक्यूल्स, चाहे ये इंक रहे और ये पेपर का मॉलिक्यूल रहे। लिख दिया, वो स्टिक हो जाएगा उसके ऊपर। चाहे ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स रहे, अब पूरा वाटर बनते हुए जाएगा अगर इतना पास लेके आए तो 2 मॉलिक्यूल को। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिव है जब ये 2 मॉलिक्यूल इतने दूर है। तो इतने दूर है मतलब कितने दूर है? तो यहाँ पे ये पहला मॉलिक्यूल उसका एक सेंटर, दूसरा मॉलिक्यूल उसका सेंटर। अब हम क्या करते हैं, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये इतना ये 2 मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस हो गया, जितने डिस्टेंस पे ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, चाहे वो कोहेसिव रहे या एडेसिव, वो दोनों फोर्सेस क्या है, इफेक्टिव है। सो दिस डिस्टेंस बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स, तो ये डिस्टेंस कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। सो दिस मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स अप टू विच दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव, दैट मैक्सिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, और उसी को आर कहेंगे। मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको कहा जाएगा आर, दैट इज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। So what is this range of molecular attraction? It is the maximum distance between the 2 molecules
up to which intermolecular forces are effective, that is up to which these cohesive and adhesive forces are effective। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इतने r से इतने डिस्टेंस से अगर ये ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव नहीं है, और यहाँ पे भी डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे भी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव नहीं है। सो दिस मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स up to which these cohesive and adhesive forces are effective, that maximum distance we call it as a range of molecular attraction denoted by R। अब हम इसके बाद वाला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? तो हम क्या पकड़ेंगे, ये दो मॉलिक्यूल में से कोई भी एक मॉलिक्यूल को सेंटर पकड़ेंगे, दो में से कोई भी एक मॉलिक्यूल को सेंटर पकड़ेंगे, यानी आप पहला वाला जो मॉलिक्यूल है उसको सेंटर मान लीजिए। सो दिस इज द सेंटर, हो गया क्लियर। और ये जो रेंज है, ये जो रेंज है इसको रेडियस कंसिडर करना है, रेंज को रेडियस करना है। यानी अभी दो बातें ध्यान में रखना है। क्या? कोई भी दो में से एक मॉलिक्यूल को सेंटर पकड़ लीजिए, अभी हमने पहला जो मॉलिक्यूल है उसको सेंटर पकड़ा, और जो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है आर, उसको रेडियस पकड़ना है। पकड़ लिया रेडियस। अब आपके पास सेंटर है, आपके पास रेडियस है, तो इतने रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर लीजिए, इमेजिनरी स्फीयर। यहाँ पे हमने क्या देखो, ये स्फीयर ऐसे ड्रॉ कर लिया है। यानी पहले क्या किया हमने, ये दो मॉलिक्यूल लिए, दो मॉलिक्यूल का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, बराबर। तो अब ये पहला जो मॉलिक्यूल है उसको एज ए सेंटर पकड़ा और इस रेंज को रेडियस पकड़ा, और फिर ये रेंज को रेडियस पकड़ने के बाद एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किया। ये जो बड़ा स्फीयर दिख रहा है दिस इज एन इमेजिनरी स्फीयर, तो ये इमेजिनरी स्फीयर हुआ। बराबर, तो दिस इज एन इमेजिनरी स्फीयर। सो देन दिस इमेजिनरी स्फीयर, ये जो इमेजिनरी स्फीयर आपने ड्रॉ किया उसी को ही कहा जाता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। यानी बाय कंसिडरिंग वन ऑफ द मॉलिक्यूल एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, एन इमेजिनरी स्फीयर इज ड्रॉन अराउंड दैट मॉलिक्यूल, दैट इमेजिनरी स्फीयर इज कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का यानी रोल क्या है? तो ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इमेजिनरी जो स्फीयर है ये ड्रॉ किया, तो इस स्फीयर के अंदर जैसे ये दूसरा मॉलिक्यूल आ चुका है, तो ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस स्फीयर के अंदर एक तीसरा मॉलिक्यूल भी आएगा, बराबर। इस स्फीयर के अंदर ये जो रेड बाउंड्री दिखाई दे रही है आपको बड़े स्फीयर की, तो ये हो गया आपका इमेजिनरी स्फीयर। तो इस इमेजिनरी स्फीयर में एक मॉलिक्यूल आ गया, ये दूसरा भी मॉलिक्यूल आ गया। ऐसे करते अगर आप देखोगे तो इन दिस वे ऐसे बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर आएंगे। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। बट ये दो मॉलिक्यूल के बीच में ये दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब रहेगा? जब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है ये कहाँ पे रहने चाहिए? ये जो अपना ओरिजिनल मॉलिक्यूल है उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पे रहने चाहिए। अगर ये सारे मॉलिक्यूल इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है इससे बाहर रहते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है यहाँ पे, तो ये जो मॉलिक्यूल है, तो ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मॉलिक्यूल ओ है, तो उस ओ मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से ये बाहर है, तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगेगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहाँ तक के इफेक्टिव है? ये बाउंड्री तक के, बड़े स्फीयर की बाउंड्री, यानी ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वहाँ तक के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इफेक्टिव है। मतलब यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से अगर उसका वो सेंटर वहाँ तक के वहाँ जाएगा, इसका सेंटर यहाँ तक के, तो ऐसे। सो अप टू दिस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव, यानी अप टू दिस इन द रेंज ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव। उसके बाहर नहीं। तो ये यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के आ गया। हेलो फ्रेंड्स,
अब देखेंगे हम सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक कंटेनर पकड़ा है और उस कंटेनर में हमने वाटर पकड़ा है, लिक्विड, ठीक है। उस लिक्विड के हम 3 मॉलिक्यूल्स पकड़ेंगे, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी और मॉलिक्यूल सी। अब ये मॉलिक्यूल ए बी सी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पकड़े हैं उनकी पोजीशन देख लेते कहाँ पे है। तो मॉलिक्यूल ए है, इट इज़ कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड, पूरे लिक्विड के अंदर ही है, एंड दिस मॉलिक्यूल ए इज सराउंडेड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शंस। अब दूसरा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बी, इट इज आल्सो inside the liquid but very small portion of its sphere of influence. This is the sphere of influence. So very small portion of sphere of influence of this molecule B is in air, that is outside the liquid. Now we will consider third molecule, molecule C of liquid, whose exactly half part, उस molecule C का उसका जो sphere of influence हमने ड्रॉ किया है उस sphere of influence का हाफ पार्ट लिक्विड में है और हाफ पार्ट एयर में है, ठीक है। तो अब आते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट द मॉलिक्यूल ए। अब अपने को पता है कि मॉलिक्यूल ए जो है इट इज सिचुएटेड वेल इनसाइड द लिक्विड, देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल ए इज अट्रैक्टेड बाय नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इन ऑल डायरेक्शंस। हेंस दिस मॉलिक्यूल ए, ये जो मॉलिक्यूल ए है इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है ड्यू टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इस मॉलिक्यूल ए के ऊपर, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 0 है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर वाला फोर्स इधर के साथ बैलेंस कर रहा है, इधर वाला फोर्स उधर के साथ बैलेंस कर रहा है। सो रिजल्टेंट जो फोर्स है इन ऑल डायरेक्शन, ये स्फेरिकल सरफेस है, स्फीयर है मॉलिक्यूल, तो उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो क्या है? 0 है। सो जो रिजल्टेंट फोर्स किसके वजह से लग रहा है? ड्यू टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, यानी यहाँ पे भी वाटर का मॉलिक्यूल है और नेबरिंग में भी क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स है। तो वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। सो देयरफॉर नेट कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल ए इज 0, ठीक है। अब आते हैं मॉलिक्यूल बी की तरफ। तो मॉलिक्यूल बी का मैक्सिमम पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ पे है? इस लिक्विड में है, और वेरी स्मॉल जो पोर्शन है, बहुत ही छोटा पोर्शन है, वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का वो एयर में है। तो यहाँ पे मान के चलिए एयर के मॉलिक्यूल्स है, बहुत कम नंबर है, और इस साइड में वाटर के मॉलिक्यूल है जिनका नंबर क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो सारे मॉलिक्यूल्स इस वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाएंगे, यानी मैक्सिमम आजू बाजू में जो है वाटर के मॉलिक्यूल है और ऊपर में बहुत सारे कम एयर के मॉलिक्यूल है। तो एयर के मॉलिक्यूल भी इस वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर खींचेंगे और नेबरिंग जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वाटर मॉलिक्यूल भी इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और नीचे खींचेंगे। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल बी है, तो इस बी का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया, उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में मैक्सिमम नेबर में वाटर के मॉलिक्यूल्स है। सो वाटर और वाटर के बीच में जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स है। तो इस मॉलिक्यूल बी के ऊपर ज़्यादा कोहेसिव फोर्स लगेगा और ऊपर के तरफ एयर के मॉलिक्यूल भी खींचेंगे उसे। तो एयर के मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, दैट फोर्स इज एडेसिव फोर्स। तो ऊपर में जो एडेसिव फोर्स लग रहा है उसके मुकाबले इसके नेबर में ज़्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, तो वो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो इस मॉलिक्यूल बी के ऊपर कोहेसिव फोर्स लगाएंगे। नाउ इन दिस केस cohesive force is greater than adhesive force, therefore this molecule B is pulled downward, that is this molecule B is pulled inside the liquid, यानी molecule B जो सरफेस के करीब है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगने वाला है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगने वाला है, और जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो कौन सा रहने वाला है? यहाँ पे कोहेसिव फोर्स, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब तीसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, दैट इज द मॉलिक्यूल सी। वो कहाँ पे? उसका एग्जैक्टली हाफ पोर्शन, यानी मॉलिक्यूल एग्जैक्टली कहाँ पे? सरफेस पे। जो लिक्विड का टॉप सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर ये मॉलिक्यूल है। तो उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आपने ड्रॉ किया, तो उसका आधा पार्ट कहाँ पे आ गया? लिक्विड के अंदर आ गया, और आधा पार्ट एयर में आ गया। आधा पार्ट एयर में आ गया तो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स है, और आधे पार्ट में क्या है? लिक्विड के मॉलिक्यूल। तो लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है एयर के मुकाबले, मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल यहाँ पे पास में है, एयर के मॉलिक्यूल दूर है। तो ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल सी के ऊपर कोहेसिव फोर्स लगाएंगे,
जो कि रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, ये इधर वाला कैंसिल होगा, ये तो बचे ना नीचे में, तो रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड होगा। और ये जो एयर के मॉलिक्यूल है इस वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर खींचेंगे, तो ये एयर के मॉलिक्यूल जो एडेसिव फोर्स लगाएंगे वो एडेसिव फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा। बट यहाँ पे जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल है उनके मुकाबले एयर के मॉलिक्यूल का जो नंबर है वो बहुत ही कम है। देयरफॉर जो एयर के मॉलिक्यूल इस लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर एडेसिव फोर्स लगाएंगे वो कम होगा, लेस होगा, और लिक्विड के मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो कोहेसिव फोर्स लगाएंगे वो ज़्यादा होगा। इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल सी है जो एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर है, तो उसके ऊपर भी नेट जो फोर्स लगेगा वो कोहेसिव फोर्स लगेगा, और वो कहाँ रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। तो ये जो डिस्कशन हुआ हमारा 3 मॉलिक्यूल का, तो उसमें से जो दो मॉलिक्यूल थे दे आर इन द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। 2 मॉलिक्यूल कहाँ पे पकड़े थे हमने, रेंज में, यानी सरफेस पे पकड़े थे 2 मॉलिक्यूल। तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स पकड़े थे हमने, तो वहाँ पे बात क्या पता चली कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर नेट कोहेसिव फोर्स लगता है एंड इट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जबकि जो मॉलिक्यूल वेल इनसाइड द लिक्विड है, पूरे लिक्विड के अंदर है, उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो जीरो रहता है, दैट इज FC इज जीरो रहता है। बट जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है, यानी कौन से मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल इस सरफेस के ऊपर है, तो ये जो बनता है इसको हम क्या बोलेंगे, यानी अप टू द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको ऊपर में टॉप में, तो ये हो गया सरफेस फिल्म। तो इस सरफेस फिल्म के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जैसे अभी यहाँ पे हम जो डिस्कस किए वो 2 मॉलिक्यूल को डिस्कस किए, एक मॉलिक्यूल B और मॉलिक्यूल C। तो जो सरफेस फिल्म के ऊपर मॉलिक्यूल्स है तो दे आर एक्सपीरियंसिंग नेट कोहेसिव फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इनसाइड द लिक्विड। अब जितने भी मॉलिक्यूल्स है सरफेस फिल्म के ऊपर के सारे मॉलिक्यूल्स कोहेसिव फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी सभी के ऊपर वो फोर्स लग रहा है, कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी के कारण क्या होगा कि सरफेस फिल्म के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनका नंबर कम होते जाएगा, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग डाउनवर्ड, तो सब नीचे के नीचे जाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए सरफेस के मॉलिक्यूल, सरफेस फिल्म के ऊपर के जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनका नंबर कम होते जाएगा। अब उनका नंबर कम हो गया, मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हो गया, तो फिर उनका जो सरफेस एरिया है वो भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। यानी ड्यू टू द डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स द सरफेस फिल्म हैज़ रिड्यूस सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया जो है वो भी कम हो गया। अब सरफेस एरिया कम हो गया, इसीलिए दिस सरफेस, जो टॉप का जो सरफेस है, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। क्यों? ड्यू टू द डिक्रीज इन द सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया क्यों कम हो रहा है? बिकॉज ड्यू टू द कोहेसिव डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस, और उनका नंबर कम होते आ रहा है, तो सरफेस एरिया कम हो गया। इसीलिए ये जो ऊपर का जो सरफेस है, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ओपन टू एयर है, इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन, एंड दैट स्ट्रेच मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू द फिनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन। इसीलिए ये जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है वहाँ पे क्या रहता है, एक सरफेस टेंशन रहता है। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कैसे लगता है, तो हम अब देखते हैं आगे के टॉपिक में।